अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पोलिटीन क्रोमोसोम्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो वीडियो को रोक कर आप कमेंट पास कर सकते हैं और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर दिया गया है। प्लीज़ आप किसी भी टाइम पे क्वेश्चन कीजिए और आई विल आंसर यू। थैंक यू। We are going to talk about polytene chromosome. What are polytene chromosome and how we can differentiate it from other chromosomes? Polytene chromosomes are very different chromosomes. Before we go forward about polytene chromosome, we have to know about history of polytene chromosome and the discovery of polytene chromosomes. History. Let's talk about history. इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री के एतबार से जो पोलिटीन क्रोमोसोम है इनको सबसे पहले इटालियन साइटोलॉजिस्ट इनका नाम था E.G. बल्बियानी। राइट, वेरी गुड नेम, E.G. बल्बियानी। ठीक है, इनका नाम क्या था? E.G. बल्बियानी ने इसको डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? दे डिस्कवर्ड इट, पोलिटीन क्रोमोसोम्स को 1881 में कब और कहाँ डिस्कवर किया था? ऑब्जर्व पेक्युलर स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन सेक्रेटरी सेल्स। अब आप कहेंगे कि सेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? सेक्रेटरी सेल्स के अंदर डिस्कवर किया। अब डिस्कवरी तो ठीक है सेक्रेटरी सेल्स में हुई, बट व्हाट आर सेक्रेटरी सेल्स? कौन से सेल्स को हम सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं? ऐसे सेल्स जिनका रोल ही सिर्फ सेक्रीशन करना है। क्या करना है? सेक्रीशन। और सेक्रीशन कोई भी हो सकती है, सलाइवा की प्लस एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एसिड हो सकता है। क्या? एसिड हो सकता है कोई। इसके अलावा कुछ भी जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस करना हो या विनोमस सक्रीट करना हो, तो इस तरह के विनोम को क्या कहते हैं? स्टोर करना या सेक्रीट करना हो, तो हम इस तरह के सेल्स को क्या नाम देते हैं? सेक्रेटरी सेल्स। इसको सबसे पहले पोलिटीन क्रोमोसोम 1881 में इटालियन साइटोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था? इटालियन साइटोलॉजिस्ट का नाम E.G. बल्बियानी ने इनको डिस्कवर किया था। किसके अंदर? सेक्रेटरी सेल्स के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। किसके? सलाइवा के अंदर। उन्होंने इनको एक नाम दिया कि इस बुनियाद पर उन्होंने इसको नाम दिया, दे आर नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम दिया। क्या? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पर मिले जहाँ पर जो कि क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर? ओनली सेक्रेटरी सेल्स के अंदर। तो ये जो सक्रीशन वाला जो मामला है, इसी बेस के ऊपर उन्होंने इसको नाम दिया। क्या? पोलिटीन क्रोमोसोम का। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पोलिटीन क्रोमोसोम्स हैं ये हमें किन के अंदर मिलते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम यानी सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स हमें नज़र कहाँ पर आते हैं? अब हम बात करेंगे अकरेंस की। वेयर पोलिटीन क्रोमोसोम अकर्स, as we know that these are also known as salivary gland chromosomes or secretory chromosomes. We already know that they're also known as secretory chromosomes. Okay, if we call them secretory chromosomes, so obviously they will found at where secretion of anything, secretion of saliva, secretion of acid, secretion of venom will be takes place. They will found at in those cells,
which exhibit salivary gland or salivary activity or secretory activity. Okay, now we have to know that in mitosis or meiosis, in which stage they are present. They are found in the stage of diplo stage of meiotic division, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज होती है, डिप्लोटीन स्टेज मियोसिस की डिप्लोटीन स्टेजेस में, मियोसिस की जो स्टेज है उसको क्या नाम देंगे हम, डिप्लोटीन जो स्टेजेस है उसके अंदर ये हमें मिलते हैं। ये ऑब्वियसली ये सेल्स में तो हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसे सेल जो कि स्लाइवरी, जिनकी सक्रीशन का रोल होता है, सक्रीशन करना, बट वो भी डिवाइड होते हैं मियोसिस के प्रोसेस में। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर हमें इनके अंदर नज़र आते हैं और नज़र आएंगे सक्रीटी सेल्स में। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सक्रीटी क्रोमोसोम्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ह्यूमंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, एज वी नो दैट ये हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिलते हैं, एक पॉइंट। नंबर 2, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, हमने कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहाँ पर हमने मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं हमें ये इनके अंदर नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें ये कहाँ पर ह्यूमन फीमेल्स हैं, इनकी ओवरियन, जो ओवरी के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं, ओवरियन नर्व सेल्स के अंदर ये हमें नज़र आते हैं, ओवरियन नर्व सेल्स। यू नो दैट, हम जानते हैं कि वहाँ पर भी इनका काम सक्रीशन का होता है, इसलिए हमें ये ओवरियन नर्व सेल्स के अंदर नज़र आते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसके अलावा ये गट ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी ओवरियन सेल्स, इसके अलावा ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर हमें एपिथेलियल जो हमारे पास सेल्स हैं इनके अंदर हमें ये नज़र आते हैं। ये याद रखिएगा, दे आर, ये जितने भी सेल्स के हम नाम ले रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गए, जैसे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हो गए, जैसे ओवरियन नर्व सेल्स हो गए, जैसे हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, सक्रीशन का काम करते हैं, सक्रीटरी सेल्स के तौर पे काम करते हैं। जो ड्रोसोफिला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंसेक्ट है जिसे हम नाम देते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये जो हनी बी है, इसके जो सलाइवरी ग्लैंड है इसके अंदर भी हमें ये ड्रोसोफिला में ये हमें नज़र आते हैं। ड्रोसोफिला के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इसके अंदर हमें ये नज़र आते हैं। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा इनका अकरेंस है कि ये पोलिटिन क्रोमोसोम हमें नज़र कहाँ पे आते हैं। ये हमें मियोसिस की किस स्टेज में नज़र आते हैं, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर नज़र आते हैं, डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज के अलावा ये हमें कहाँ पे नज़र आते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जब डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस में जाएंगे तो तब भी हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। ये ओवरियन नर्व सेल्स जब मियोसिस को फॉलो करते हुए डिप्लोटीन स्टेज में पहुँचेंगे तब हमें वहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा ओवरियन जो नर्व सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स जब मियोसिस को फॉलो करते हुए डिप्लोटीन स्टेज में जाएंगे तो ये हमें वहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा ड्रोसोफिला के जो सलाइवरी ग्लैंड हैं जब ये मियोसिस को फॉलो करेंगे और डिप्लोटीन स्टेज में जाएंगे हमें पोलिटीन क्रोमोसोम नज़र आएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलिटीन क्रोमोसोम। पोलिटीन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो दे आर आल्सो नोन एज जॉइंट क्रोमोसोम्स। इनका स्ट्रक्चर आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लेकिन इनको हम जॉइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं बिकॉज जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं वी नो दैट कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है। नॉर्मल क्रोमोसोम्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स को हम कुछ यूँ करके ड्रा करते हैं, ठीक है, यूँ करके। बट इफ़ वी सी अबाउट, अगर हम इनको देखें, पोलिटीन क्रोमोसोम को देखें तो आपको देखें ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके कितने आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आर्म्स हैं। यहाँ पर अगर आर्म्स देखें तो हमें जस्ट नज़र आते हैं 4, ओनली 4 आर्म्स नज़र आते हैं। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होता है उसके हमें ये वाले आर्म्स नज़र आते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स के।
बट इफ़ वी सी अबाउट पॉलीक्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहाँ पर बहुत सारे आर्म्स नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? इनको हम जानते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज जॉइंट क्रोमोसोम्स। हम इनको जॉइंट क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इनका साइज़ नॉर्मल क्रोमोसोम से कितना बड़ा होता है? 1000 टाइम्स लार्जर देन दी नॉर्मल क्रोमोसोम्स। यानी कि ये 1000 गुना बड़े होते हैं किससे? नॉर्मल क्रोमोसोम से। सो इनको हम नॉर्मल क्रोमोसोम्स नहीं कहते, बल्कि इनको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस तरह के क्रोमोसोम्स जिनके 4 आर्म्स हों और जिनका सेंट्रोमियर, सिंगल सेंट्रोमियर हो और 4 आर्म्स हों, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम हो चाहे वो वाई क्रोमोसोम्स हों, तो उनको हम नॉर्मल क्रोमोसोम्स कहते हैं। बट दे आर नॉट नॉर्मल क्रोमोसोम्स। इनका साइज 1000 टाइम लार्जर होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज ये वाला पॉइंट आपके जहन में याद रहे कि सक्सेसिव रेप्लिकेशन किसकी? डीएनए की सक्सेसिव रेप्लिकेशन की वजह से ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिन सेल्स के अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होंगे, जॉइंट क्रोमोसोम्स होंगे, उनका साइज भी क्या होगा? लार्जर होगा। यानी क्रोमोसोम भी लार्जर है और सेल का साइज भी क्या होगा? लार्जर होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सक्रीशन की प्रॉपर्टी की वजह से और सक्सेसिव रेप्लिकेशन की वजह से इनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। किन सेल्स का? जिनके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एंडो रेप्लिकेशन। ये साइज बड़ा होने की जो वजह है वो है एंडो रेप्लिकेशन, और एंडो रीडुप्लीकेशन का नाम दिया जाता है इसको। याद रखिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारे पास सक्सेसिव रेप्लिकेशन होती है, इस सक्सेसिव रेप्लिकेशन को हम नाम देते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन। यानी एक कॉपी बनी है, उसकी अगेन कॉपी बनेगी, फिर एक कॉपी बनी है, फिर उसकी अगेन कॉपी बनेगी, एंड देन जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर होगा और जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा उसको हम नाम देंगे एंडो रीडुप्लीकेशन रेप्लिकेशन। अगेन इनका जो साइज़ है लेंथ के अतबार से ये 2000 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं इनका साइज़ कितना होता है, तो इनका साइज़ 2000 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, और ये 7.5 माइक्रोमीटर इन सोमैटिक सेल्स। यानी कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स। सो सोमैटिक सेल्स के अंदर इनका साइज 7.5 माइक्रोमीटर होता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अंदर सेंटर में हमें सेंट्रोमियर नज़र आता है। सेंट्रोमियर नज़र आता है, राइट। नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर हमें सेंट्रोमियर नज़र आता है, ठीक है, सेंट्रोमियर। बट ये जो हमारे पास पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इनके अंदर देखिए ये हमारे पास क्रोमो सेंटर नज़र आ रहा है, यानी क्रोमोसोम्स का सेंटर नज़र आ रहा है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम में और ये जो हमारे पास अब यानी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है या जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर हमें जो सेंट्रलाइज, जहाँ पर सारे सारे जो आर्म्स हैं, जो क्रोमाटिड हैं वो जुड़े हैं, इनको हम क्रोमो सेंटर कहते हैं, नंबर 1। इसके बाद ये देखिए 2 आर्म्स ऊपर की जानिब हैं, 3 आर्म्स नीचे की जानिब हैं, और ये चौथा आर्म, यानी टोटल इसके 6 आर्म्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 4 आर्म की बजाय 6 आर्म्स हैं, जो कि 3 क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं। एक बात, यानी 3 क्रोमोसोम्स होंगे और आर्म्स कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। वहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स के 4 आर्म्स हैं, और यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स के कितने आर्म हैं? 6 आर्म्स हैं। यानी अब रीजन ये जो आपको
थोड़ा सा एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से जुदा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर रीजन है, ये कौन सा रीजन है? रीजन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, यानी ये वो रीजन है। अब एक आर्म का दूसरे आर्म से जो फासला होता है वो कितना होता है जी? 20 माइक्रोमीटर फासला होता है। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स का यानी क्रोमोसोम नंबर 2 का राइट आर्म है, ये क्रोमोसोम 2 का लेफ्ट आर्म है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 का लेफ्ट आर्म है, इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 3 का ये राइट आर्म है, और इसी तरह से ये क्रोमोसोम नंबर 1 के एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। ये था स्ट्रक्चर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का, जॉइंट क्रोमोसोम्स का। नाउ हम बात करेंगे कि इनके अंदर रिंग, ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है और हम इनको क्या नाम देते हैं? ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको हम बारबेरियन रिंग्स भी, एक मिनट यार चुप कर जाओ। बैंड एंड इंटरबैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम ये है, हमारे सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसको समझने के लिए हम आपको ये बताते चलें कि ये जो आपके सामने क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट में ये हमारे पास नज़र आते हैं, ये डिफरेंट तरह के बैंड्स हैं। ये एक आर्म है क्रोमोसोम का, ये दूसरा आर्म है, और ये जो साथ में आपको डार्क रीजन नज़र आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा कहते हैं, और इसे हम पफ ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक और नाम देते हैं पफ, क्रोमोसोम पफ का नाम भी देते हैं, बिकॉज ये बाहर को निकला हुआ स्ट्रक्चर है, हाईली थिक है। अब इसके हम कंपोजिशन बाद में पढ़ेंगे, बट नो वी हैव टू नो दैट एंड द रिकॉग्नाइजेशन हमें होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि पॉलीटीन जो क्रोमोसोम्स हैं उनके रीजन कौन कौन से हैं। ये जो क्रोमोनोमेटा है, इसे हम पफ कहते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर मैसेंजर आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। बट ये जो आपको रीजन नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज डार्क बैंड। और इसके दरमियान जो स्पेस नज़र आ रही है आपको खाली, इसे हम नाम देते हैं इंटरबैंड। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये नज़र कब आते हैं? तो जब हम इसकी एग्जामिन करते हैं, क्रोमोसोम को स्टेन्स करते हैं विद किसी भी डाई के साथ जो कि स्पेसिफिक है, और इसका हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको जब देखते हैं तो हमें अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, डार्क एंड अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड नज़र आता है। जो कि अब ये जो डार्क बैंड है उसे तो हम डार्क बैंड कहेंगे। 2 डार्क बैंड के दरमियान जो हमें स्पेस खाली जगह नज़र आ रही है, इसे हम नाम देते हैं लाइट बैंड या इंटर बैंड पैटर्न। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो डार्क बैंड जो हैं वो ट्रांसवर्स बैंड है, यहाँ पर हाईली कॉइल्ड होते हैं। ये जो रीजन है, यहाँ पर हाई कॉइलिंग होती है, किसकी? डीएनए की हाई कॉइलिंग हो रही होती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो क्लियर जोन है, ये जो आपके पास इंटर बैंड नज़र आ रहा है हमारे पास, ये जो इंटर बैंड है, यहाँ पर डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो टाइट नहीं होती, हाई नहीं, लेस कॉइल्ड होते हैं। ये जो हमारे पास डार्क बैंड है, यहाँ पर डीएनए की हाई कॉइलिंग हो रही होती है, इसलिए हाईली कॉइलिंग या कॉइल्ड रीजन भी कहते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहा है इंटर बैंड, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हमें लाइट बैंड नज़र आते हैं, यहाँ पर लेस कॉइलिंग ऑफ डीएनए की लेस कॉइलिंग होती है, इसलिए हम इसे लेस कॉइल्ड रीजन भी कहते हैं। नंबर 1 जो डार्क बैंड है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए की कंपोजिशन कितनी होती है, यानी डीएनए की परसेंटेज कितनी होती है? तो 85% यहाँ पर डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम इंटरबैंड की बात करें तो यहाँ हमारे पास 15% डीएनए 15%
डीएनए हमें नज़र आता है और यहाँ पर हमें 85% डीएनए नज़र आता है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डार्क बैंड एंड लाइट बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। बैंड और इंटरबैंड की बात करें तो इस बैंड को ज़रा मज़ीद हम ओपन करें तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। ये वो वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर डीएनए हाईली कॉइल्ड है और इस स्ट्रक्चर को हम अभी हमने डार्क बैंड कहा। और इसी तरह से ये इंटरबैंड है। आप देखें यहाँ पर डीएनए के जो हमारे पास कॉइलिंग जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर लाइट जो है वो गुजर जाती है इजीली। सो दैट्स वाई इसे हम इंटरबैंड रीजन या लाइट बैंड रीजन कहते हैं। ये जो पफ वाला रीजन है यहाँ पर और सेम यही वाला रीजन है यहाँ पर पफ वाला। उसके बाद ये अनफोल्डिंग रीजन है, ठीक है, जो बाहर आता है, जो कि डीएनए का अनफोल्डिंग रीजन है, जो कि बनाता क्या है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी आरएनए की सिंथेसिस में इसका रोल प्ले होता है। अब हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला के अंदर ये बैंड्स कितने होते हैं? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर इसके जो बैंड्स हैं, ये जो बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5000 होते हैं। 5000 बैंड्स नज़र आते हैं एंड इंटर बैंड भी कितने होंगे? 5000 हो गए। यानी ड्रोसोफिला के अंदर 5000 बैंड्स नज़र आएंगे और 5000 बैंड्स हमें इंटर बैंड्स नज़र आते हैं किनके अंदर? ड्रोसोफिला के एक क्रोमोसोम के अंदर। इसी तरह से जो एवरेज बैंड कंटेन्स 80,000 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, जो कि इनफ हैं टू इनकोड अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कंटेन्स हमारे पास ये जो बैंड है, ये वाला जो बैंड है डार्क बैंड, इसके पास 80,000 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 80,000 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनफ हैं किसके लिए? किसी डीएनए के जो कि 1 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए इनफ है। 1 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए ये इनफ होते हैं। इसी तरह से किसी एक बैंड के अंदर 1 से लेकर 7 जीन्स भी मौजूद हो सकती हैं, विच गिव्स राइज टू द इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट एंड आर सेपरेटेड बाय इंट्रॉन्स। ये जो बैंड का साइज़ है ये वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। ये जो बैंड्स का आपको साइज़ नज़र आ रहा है ये वेरी करता है, ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, ठीक है, आपने याद रखना है। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ बैंड का साइज़ वेरी करता है एंड ये पहचान है, ये जो बैंड के जो नंबर्स हैं ये पहचान है किसकी पहचान होंगी? ये पहचान होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, यानी जो नंबर हैं साइज स्पीशी टू स्पीशी ये वेरी करता है। और ये जो हमारे पास बैंड्स हैं ये एक दूसरे से एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हैं इनके बैंड्स एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं। इसी बैंडिंग पैटर्न की वजह से हम किसी एक सेल को दूसरे सेल से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है? साइज़ ऑफ क्रोमोसोम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न की बात हो रही है और नंबर ऑफ बैंड्स की बात हो रही है। फ़र्ज़ कर लें 5000 हमारे पास जो डार्क बैंड है और 5000 हमारे पास क्या है? लाइट बैंड। ये लाइट और डार्क बैंड का जो नंबर है ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो सेक्रेटरी सेल्स हैं उनसे सेपरेट करते हैं। इसी तरह से हम जब साइटोलॉजी में या क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं देन वी कैन रिकॉग्नाइज, अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स आ जाएं और उनके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम हो तो हम बैंडिंग पैटर्न की वजह से हम एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें पता चल जाता है कि ये इस स्पीशी के पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ये फ़र्ज़ कर लें मेलानोगास्टर के क्रोमोसोम्स हैं या सेल्स हैं। इसी तरह से हम एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, बैंड एंड इंटरबैंड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स।